जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूनिक एग्जाम्स पीसीएस चैनल पर यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस और तमाम स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इसी क्रम में डेली करंट अफेयर डिस्कशन की श्रृंखला भी आती है और नए वर्ष में हम लोगों ने यह तय किया है कि प्रतिदिन महत्वपूर्ण करंट अफेयर की श्रृंखला को लेकर हम लोग सामने आएंगे। ठीक है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन आंसर सीरीज में होगा ये फॉर्मेट में। क्वेश्चन के साथ हम इस क्वेश्चन के साथ इससे संबंधित तमाम तथ्यों पर हम विचार करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिजली उत्सव का आयोजन कहां किया गया। हाल ही में बिजली उत्सव का आयोजन कहां किया गया। चलिए अब देखिए, ये बिजली उत्सव है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का उत्तर इसकी व्याख्या में समाहित है। हम इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से न केवल उत्तर देखेंगे बल्कि बिजली उत्सव से संबंधित तमाम तथ्य भी हम जानेंगे। चलिए, अगर बात हो रही है बिजली उत्सव की तो सबसे पहले जानना है कि इसका आयोजक कौन है। तो इसका आयोजक है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड। अब REC लिमिटेड क्या है हम अगले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन पहले हम बिजली उत्सव के बारे में देख लेते हैं। अब REC लिमिटेड इसका आयोजक है, तो यह किसके अधीन आता है। यह केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीनस्थ है, उसके अधीन यह कार्य करता है। ठीक है, किसके अंतर्गत यह आयोजन हुआ। बिजली उत्सव का आयोजन किसके अंतर्गत हुआ या किसके अंतर्गत हो रहा है। तो यह आजादी के अमृत महोत्सव, जैसा कि हम सब जानते हैं, फ्रीडम @75 ये है और इसे आजादी का अमृत काल घोषित किया गया। तो इसी आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह बिजली उत्सव संपन्न हुआ। कहां हुआ प्रश्न यह भी उठता है कि यह बिजली उत्सव कहां हुआ। तो यह एक आनंदपुर गांव है। कहां पे। असम के बक्सा जिला में। कहां पे। असम के बक्सा जिला में एक आनंदपुर गांव है, यह वहां पे संपन्न हुआ। ठीक है, अब चूंकि यह बिजली उत्सव यहां पर संपन्न हुआ आनंदपुर में, तो उस बिजली उत्सव में क्या हुआ, कैसे वह उत्सव मनाया गया। तो बिजली के उपभोक्ता अधिकार, ऊर्जा संरक्षण और बिजली के लाभ जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। ठीक है, तो अब इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि बिजली उत्सव कहां आयोजित हुआ। तो बिजली उत्सव असम के बक्सा जिला में आनंदपुर गांव में आयोजित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम आगे क्या है। अच्छा, इस बिजली उत्सव का उद्देश्य क्या रहा। इस बिजली उत्सव का उद्देश्य क्या है। तो यह बिजली के उपभोक्ता अधिकारों, बिजली के लाभों और दूर दराज के क्षेत्रों में विद्युतीकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों और बिजली की पहुंच के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार को चिन्हित करना, सुधार को प्रदर्शित करना, उसके बारे में जानकारी प्रदान करना, यह इसका उद्देश्य रहा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम आगे की स्लाइड में REC लिमिटेड के बारे में देखेंगे, जो कि बिजली उत्सव का आयोजक है। तो REC लिमिटेड का जो फुल फॉर्म है या इसका जो पूरा नाम है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका पूरा नाम है। क्या। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। ठीक है, यहां पे लिखा भी हुआ है। अब बात आती है कि REC लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो REC लिमिटेड की स्थापना 1969 में हुई। 1969 में 1969 में REC लिमिटेड की स्थापना हुई। और दूसरी बात कि इसको दर्जा क्या दिया गया है। REC लिमिटेड इंडिया में क्या करती है या यह इंडिया में इसकी पहचान किस रूप में है। तो REC लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 3 रत्न होते, मिनी रत्न, ठीक है, और नवरत्न और महारत्न। ठीक है, अब देखिए, अब ये महारत्न कंपनी ये दरअसल ये दर्जा दिया क्यों जाता है।
तो दिया जाता है, यह वर्ष 2010 में शुरू हुआ था, यह महारत्न का दर्जा वर्ष 2010 में शुरू हुआ था। और यह दिया क्यों जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों को, सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों को जो जिनमें जिनको मतलब वैश्विक रूप से दिग्गज बनाया जा सकता है, वैश्विक पहचान उनको दिलाया जा सकता है, उन उद्यमों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो महारत्न का दर्जा देना कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 2010 में महारत्न का दर्जा देना शुरू किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं आरईसी लिमिटेड के बारे में, अभी आगे देखते हैं और क्या क्या हमारे पास है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। देखिए परीक्षा में, अब मैं आपको बता दूं, देखिए बिजली उत्सव से तो केवल एक कॉन्टेक्स्ट है, यह केवल एक संदर्भ है। जरूरी नहीं कि केवल डायरेक्ट प्रश्न ही पूछे, प्रश्न इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, आरईसी लिमिटेड के बारे में भी पूछ सकता है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जितनी संभावना बनती है हर उस संभावनाओं को कैप्चर किया जाए, हर उस संभावना पर कार्य किया जाए जितनी की प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तभी सफलता आपके पास होगी। वर्ष 2023 में सफलता तभी आपको मिल पाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अन्य महारत्न कंपनियां कौन हैं। जब हम आरईसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो अन्य महारत्न कंपनियों के बारे में कुछ विचार कर लेते हैं। सभी नहीं है, कुछ हैं। ठीक है, इसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, ये सब क्या है? ये सब महारत्न कंपनियां हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि और कौन सी कंपनियां महारत्न हैं, कौन सी कंपनियां मिनी रत्न हैं, कौन सी कंपनियां नवरत्न हैं, उसकी सूची देखें आप, उससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स बनाएं और देखें कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं कि नहीं। निश्चित तौर पर परीक्षा में इकोनॉमी के सेक्टर में, इकोनॉमी के सेक्शन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे संबंधित नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, क्योंकि प्रासंगिक हो गया। अब आरईसी जो हमने देखा था, अभी आरईसी देखा था, ये आरईसी लिमिटेड क्या है? ये आरईसी लिमिटेड क्या है? तो एक्चुअल में ये आरईसी लिमिटेड एनबीएफसी है। एनबीएफसी क्या होता है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ठीक है, क्या है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? आरईसी का कार्य क्या है? पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान देना। पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान देना इसका कार्य है। ठीक है, अब देखिए यह इस कार्य को किस प्रकार से करता है। यह इसका तो कार्य एक पंक्ति में हम लोगों ने देख लिया, लेकिन यह अपना कार्य किस प्रकार से संचालित करता है, क्रियान्वित करता है। तो देखिए यह राज्य बिजली बोर्डों, ध्यान दीजिएगा, यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्रीय अथवा राज्य बिजली यूटिलिटीज, ठीक है, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की यूटिलिटीज को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आरईसी लिमिटेड कुछ योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। वे कौन कौन सी योजनाएं हैं देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जिनके लिए आरईसी लिमिटेड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। देख लेते हैं कौन कौन सी योजना है। तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य योजना भी कहते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य योजना कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और जो तीसरा है राष्ट्रीय विद्युत कोष, राष्ट्रीय विद्युत कोष। ठीक है, इसके लिए आरईसी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न ये है, अभी तमाम भारत खनिजों से संबंधित, खाद्यान्नों से संबंधित, ठीक है, रत्नों से संबंधित तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत उत्पादक की दृष्टि से कौन सा देश है विश्व में, निर्यातक की दृष्टि से कौन सा देश है, उपभोक्ता की दृष्टि से कौन सा देश है। ठीक है, तो उसी क्रम में यह प्रश्न बना है, हाल ही में डेटा रिलीज किया गया है। ठीक है, तो उसी क्रम में यह प्रश्न है और इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ यह है कि
पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, देश में पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और दालों की कीमतों को नियंत्रित बनाए रखने के लिए उड़द और अरहर, जिसे तुअर का दाल भी कहते हैं, के आयात को मुक्त आयात को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया और यह तिथि बढ़कर 31 मार्च 2024 तक हो गई। ठीक है, 31 मार्च 2024 तक हो गई। तो ये न्यूज है और इस न्यूज से क्या हमको क्वेश्चन निकल कर आता है, इस न्यूज से परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारे पास क्या है वो देखते हैं। प्रश्न है कि दलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। प्रश्न ध्यान से देखिए, दलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दलहन और भारत के बारे में, देख लेते हैं, थोड़ा टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, दुनिया में, ध्यान दीजिएगा, दुनिया में दालों का, भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा आयातक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा आयातक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत विश्व में। ठीक है, तीनों है। अब देखिए, वैश्विक उत्पादन लगभग कितना उत्पादन करता है भारत विश्व के कुल दलहन का कितना उत्पादन करता है, तो लगभग 25% करता है, या इसको कह दें 1/4। विश्व के कुल दाल उत्पादन का 1/4 हिस्सा भारत में उत्पादन होता है और कुल आयात का, विश्व में जितना भी आयात होता है दाल, उसका 15% हिस्सा केवल भारत में आयात होता है और विश्व की कुल खपत का लगभग 27% हिस्सा भारत में खपत होता है। ठीक है, ये डेटा है, ये डेटा है। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि दलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, क्योंकि दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक और उपभोक्ता तीनों भारत है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब भारत में जो दलहन का आयात होता है, भारत में जो दलहन का आयात होता है विश्व के किस देशों से सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है कनाडा से, और दूसरा सबसे अधिक जो आयात होता है भारत में दलहन का, वो म्यांमार से होता है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया। अब इसी के साथ देखिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर जान लेना बहुत अच्छी मतलब तैयारी का बहुत अच्छा वो रणनीति नहीं है, बल्कि जिस क्षेत्र से प्रश्न पूछा गया है उस क्षेत्र को तो हम जाने ही, उसके साथ साथ और भी उससे संबंधित कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको भी हम उसी साथ निपटा ले। ठीक है, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। तो उसी रणनीति पे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, पहले हमने देख लिया विश्व स्तर पर देख लिया, अब हम भारत में देख लेंगे। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वर्ष 2020-21, ये इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा है। ठीक है, अब देखिए, हम सबसे बड़े से सबसे अधिक से सबसे कम की ओर चलेंगे। प्रथम तीन सबसे बड़े को हम देखेंगे तो सबसे अधिक दलहन ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक दलहन मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, उसके बाद राजस्थान है और उसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ये दलहन का है, अभी आगे अरहर का होगा। ठीक है, आगे अभी अरहर का होगा। अब देखिए, भारत में अरहर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, भारत में यह है ना, भारत में अरहर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वर्ष 2020-21, वर्ष 2020-21। ठीक है, वर्ष 2020-21। अब देखिए, ये अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम मतलब अधिक से कम की ओर। ठीक है, अधिक से कम की ओर। तो सबसे अधिक अरहर भारत में महाराष्ट्र राज्य में उत्पादित होता है, उसके बाद दूसरा स्थान कर्नाटक का आता है और तीसरा स्थान तेलंगाना का आता है। ठीक है, तीसरा स्थान तेलंगाना का आता है। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न है बेंजामिन नेतन्याहू से रिलेटेड है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित है, हमारे प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी। ठीक है, तो प्रश्न क्या बन सकता है परीक्षा में? हाल ही में
किसने इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? हाल ही में किसने इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि यहां पे टॉपिक का नाम ही बेंजामिन नेतन्याहू है तो जाहिर है कि उत्तर आपको पता चल गया होगा। चलिए बेंजामिन नेतन्याहू जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये इजराइल की लिकुड पार्टी से संबंध रखते हैं। लिकुड पार्टी, ठीक है, लिकुड पार्टी। छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया इन्होंने, छठी बार, ठीक है। कौन सा क्रम है? ये छठी बार इन्होंने लिया, ठीक है। इजराइल की संसद को परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर आपने, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो जरूर, मतलब अधिकांश बार यह प्रश्न पूछा गया कि फला देश की संसद को क्या कहते हैं, फला देश की संसद को क्या कहते हैं। और वह ऐसे ही नहीं पूछ लिया जाता, जो जहां पे उस वर्ष चुनाव हुए रहते हैं, चुनाव संपन्न हुए रहते हैं, अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वहीं से पूछा जाता है। तो इजराइल से चुनाव संपन्न, इजराइल में अभी ये नई सरकार का गठन हुआ है तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो उसी क्रम में हम देखते हैं इजराइल की संसद को कहते हैं नेसेट। क्या कहते हैं? इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि इजराइल की जो संसद है यह एक सदनीय सदन है। संसद क्या है? एक सदनीय सदन है, ठीक है, एक ही सदन। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ जो पार्लियामेंट है, ठीक है, अपने यहाँ पार्लियामेंट दो सदनीय है। देखिए पार्लियामेंट का हिस्सा तो तीन है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट भी है, लोकसभा है और राज्यसभा। लेकिन अगर हम सदन की दृष्टि से देखें तो पार्लियामेंट के, भारत में पार्लियामेंट में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से इजराइल में, इजराइल की संसद में केवल एक ही सदन है जिसे नेसेट कहते हैं। और जैसे भारत में लोकसभा का जो कार्यकाल है, यद्यपि कि कभी भी वो हटाया, कभी भी वो भंग किया जा सकता है, ठीक है, कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, लेकिन वह अधिकतम 5, अगर सब कुछ अनुकूल रहे तो वह 5 सालों तक चलता है, 5 वर्ष तक का उसका कार्यकाल है। उसी प्रकार से इजराइल की संसद का जो कार्यकाल है, इजराइल की जो संसद का कार्यकाल है वह केवल 4 वर्ष है, वह केवल 4 वर्ष है, ठीक है। अब हम थोड़ा इजराइल के बारे में देख लेते हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद पिछले साल और इस साल भी, मतलब लगभग हर बार यह मुद्दों में रहता है, हर वर्ष ये मुद्दों में रहता है। तो इजराइल को हम देख लेते हैं कि इजराइल कहां अवस्थित है, इसका निर्माण कब हुआ और किस देश से यह कटकर बना, ठीक है, इजराइल। चलिए देखते हैं इजराइल कहां स्थित है। तो यह पश्चिम एशिया में स्थित है। इजराइल कहां स्थित है? पश्चिम एशिया का देश है इजराइल, ठीक है। और दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है, दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। यहां पर यहूदी जो है ना, दुनिया के अगर सब पहले ये देश नहीं था, ठीक है, जब ये देश बना उसके पहले क्या था कि यहूदी विश्व के तमाम देशों में बिखरे हुए थे। लेकिन मात्र बहुत कम जनसंख्या वाले इन यहूदियों ने अपने शक्ति के बल पर, अपने बौद्धिक शक्ति के बल पर, ठीक है, अपना उन्होंने दिमाग जिंदा रखा, ठीक है, इन यहूदियों ने एक देश बना लिया, एक देश बना लिया, ठीक है। तो इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। अब देखिए इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करके, ठीक है। कब? 14 मई 1948 को। कब? 14 मई 1948 को। अरब भाग को क्या कहते हैं? फिलिस्तीन कहते हैं। जो फिलिस्तीन को 2 भागों में विभाजित किया गया, तो आज जो फिलिस्तीन है वह अरब वाला हिस्सा है और जो यहूदी भाग है उसको इजराइल कहा जाता है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है। हालांकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है, ठीक है। ज्योग्राफी में अगर हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं तो वो तमाम देशों के बारे में जब हम उसमें अध्ययन करते हैं तो उसमें मुद्राओं वगैरह का भी अध्ययन करते हैं और परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुतायत पूछा जाता है। तो अब हम इजराइल के इसी क्रम में हम देख लेते हैं यहाँ की मुद्रा। तो यहाँ की मुद्रा इजरायली शेकेल है। इजरायली शेकेल यहाँ की मुद्रा है इजराइल की, ठीक है। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, महत्वपूर्ण चीज हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास है अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, अब इससे प्रश्न क्या बन सकता है, क्या प्रश्न बन सकता है? प्रश्न यह बन सकता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परीक्षा में, चाहे जो भी परीक्षा हो, उसमें योजनाओं से संबंधित प्रश्न अवश्य शामिल होते हैं, तो उसी क्रम में हम इसका भी अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है कि अमृत भारत स्टेशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ किया गया है? ठीक है, अब देख लेते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना को, इसका उत्तर पता चल जाएगा। तो किसके द्वारा किया गया है? पहला ही टॉपिक है, पहला ही पॉइंट है, केंद्रीय रेल मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय रेल मंत्रालय के द्वारा। अब जब योजना लाया गया है तो निश्चित तौर पर इसका उद्देश्य भी होगा, तो पूरे भारत में 1000 से अधिक छोटे रेलवे स्टेशनों को, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछ सकता है यूपीएससी वगैरह में या पीसीएस में भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछ सकता है, और यहाँ पे छोटे की जगह बड़े कर देगा और क्या हो जाएगा, और हम ध्यान नहीं देंगे तो हमसे हो जाएगी मिस्टेक, भारी गलती, गलती से भारी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो किसके लिए लाया गया है? छोटे के लिए लाया गया है। ठीक है, छोटे रेलवे स्टेशनों के लिए के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना लाया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो स्टेशनों में रूफटॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित ट्रैक का निर्माण करना, गिट्टी रहित ट्रैक वो जो कंक्रीट होता है ना, उसके बिना ट्रैक का निर्माण करना, ये सब शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 5G कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना रेलवे स्टेशन पर, ये शामिल है। ठीक है, ये उसके अंतर्गत ये कार्य किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसका उत्तर पता चल गया, केंद्रीय रेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब रेल मंत्री कौन है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है क्रिकेट। भारत में, मतलब पूरे विश्व में क्रिकेट को धर्म के रूप में मतलब एक बहुत लोकप्रिय खेल है। भारत में तो धर्म से भी अधिक लोकप्रिय है क्रिकेट है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है, हर बार लगभग प्रश्न बनता भी है किसी न किसी खेल से। तो प्रश्न ये है कि किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी 2022 पुरुष T20 क्रिकेट में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया? तो प्रश्न यह पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी है, ऐसा कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसे आईसीसी 2022 पुरुष T20 क्रिकेट में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया गया? ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष, ये प्रश्न है आपके सामने, प्रत्येक वर्ष ऐसी सूची आती है। ठीक है, और अगर भारत का प्रदर्शन क्रिकेट में अच्छा रहता है तो भारत की ओर से भी खिलाड़ी शामिल होते हैं। ठीक, तो ऐसी इसी तरीके से ये सूची आई है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी ने जारी करी है। ठीक है, अब देखिए भारत की ओर से इस सूची में T20 भारत की ओर से इस सूची में शामिल है, T20 श्रेणी में शामिल है, महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी शामिल है। ठीक है, तो पहले शुरुआत महिला वर्ग से करते हैं। ठीक है, आईसीसी 2022 महिला T20 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत की ओर से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जी हैं, भारत की महिला क्रिकेट टीम की जो सलामी बल्लेबाज है स्मृति मंधाना जी हैं। ठीक है, अगर हम आईसीसी 2022 ठीक है पुरुष T20 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो यह सूर्य कुमार यादव जी हैं। ठीक है, सूर्य कुमार यादव जी हैं और इनकी बल्लेबाजी से हम सब वाकिफ हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आईसीसी सबको जानना भी चाहिए, जो क्रिकेट से प्रेम करते हैं उनको आईसीसी के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, अब आईसीसी क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है, इंटरनेशनल बॉडी है क्रिकेट का। ठीक है, सर्वोच्च बॉडी है क्रिकेट का। अब ये करता क्या है? पुरुषों और महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का नियंत्रण करता है। इसके हिसाब से चलते हैं, ये विनियमन बनाता है, ये नियम बनाता है, उनको विनियमित करता है। चलिए अब आता है आईसीसी के मुख्यालय की बात आती है।
हेडक्वार्टर की बात आती है तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है या दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। ठीक है, और आईसीसी अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक, आगे है वर्ड ऑफ द ईयर। वर्ड ऑफ द ईयर 2022 प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठित प्रकाशकों के द्वारा कुछ वर्ड, एक वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। एक वर्ड घोषित किया को किसी एक शब्द को, किसी एक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। वो ऐसा वर्ड होता है जो उस वर्ष में सबसे अधिक बार, मतलब सबसे अधिक बार खबरों में रहा, सबसे अधिक प्रासंगिक रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा वर्ड होता है। तो कई जो प्रकाशक होते हैं वो अपनी तरफ से ऐसे वर्ड की सूची जारी करते हैं। तो जो महत्वपूर्ण प्रकाशक है 3-4, हम उसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्या बन सकता है। कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में घोषित किया गया? ऐसा कौन सा शब्द है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में घोषित किया गया? ये प्रश्न है। अब हम इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं और हम जो है कि जो डिक्शनरीज है या जो प्रकाशक हैं उनके द्वारा भी घोषित शब्द पे हम विचार करेंगे, बात करेंगे। देखिए, अब हमारा टॉपिक है वर्ड ऑफ द ईयर वर्ष 2022 है। अगर हम बात करें, मरियम वेबस्टर ये एक विश्व प्रसिद्ध प्रकाशक है, पब्लिशर है। इनके हिसाब से, मतलब इन्होंने जिस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है वर्ष 2022 के लिए, ये गैस लाइटिंग है। अब हम लोग वर्ड ऑफ द ईयर देख रहे हैं तो इनके साथ इसका मतलब क्या होता है ये भी हम देख ले। तो इसका मतलब गैस लाइटिंग ये है कि स्वयं के लाभ के लिए किसी को गुमराह करने का कार्य करना, मतलब अपने लाभ के लिए किसी को बेवकूफ बनाना, अगर हम सामान्य भाषा में बात करें। ठीक है, स्वयं के लाभ के लिए किसी को गुमराह करने का कार्य करना। और ऐसा कौन करता है? ऐसा करते हैं धूर्त व्यक्ति। कौन करते हैं? धूर्त व्यक्ति। ठीक है, मतलब ये तो बस याद रखने का एक तरीका है। ठीक है, कोरिलेट करने का तरीका। तो मरियम वेबस्टर के हिसाब से हमने देख लिया। अब दूसरा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जो ये पूछा गया है। ठीक है, इन्होंने गॉबलिन मोड को इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करना। ठीक है, सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करना मतलब जो समाज के परंपरागत मानदंड हैं उनको अस्वीकार करना। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो ज्योतिबा फुले हो गए, सावित्रीबाई फुले हो गई, या अगर हम और बात करें जैसे जो हिंदू धर्म में जो सामाजिक मान्यताएं थी, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है, जैसे सती प्रथा को उन्होंने दूर करवाया, सती प्रथा को बंद करवाया राजा राम मोहन राय जी ने। तो वो जो सामाजिक मानक थे, सामाजिक मानदंड थे, उनको अस्वीकार किया। तो उनके संदर्भ में इस वर्ड का यूज किया जा सकता है। ठीक है, बस समझने के लिए। अब डिक्शनरी.com ने वुमन मतलब महिला शब्द को इसने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। कॉलिंस वर्ड डिक्शनरी ने परमा क्राइसिस, ठीक है, कॉलिंस वर्ड डिक्शनरी ने परमा क्राइसिस वर्ड को इन्होंने क्या किया है? वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। परमा क्राइसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, परमा क्राइसिस का मतलब होता है स्थायी संकट। ठीक है, अब हम इसे समझ कैसे सकते हैं? परमानेंट का परमा लिया गया है, परमानेंट का क्या लिया गया है? परमा लिया गया है। ठीक है, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, तो स्थायी हो गया। और क्राइसिस का मतलब होता है संकट, तो स्थायी संकट। ठीक है, इसका उत्तर हमें मिल गया होगा। और इसके अतिरिक्त और भी कहीं से वर्ड ऑफ द ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है? एक और नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है। ब्राजील में अभी राष्ट्रपति चुना गया। किसको चुना गया देखेंगे। प्रश्न क्या है ये देखते हैं कि हाल ही में किसे ब्राजील का राष्ट्रपति चुना गया? हाल ही में किसे ब्राजील का राष्ट्रपति चुना गया? ठीक है, देख लेते हैं किसे चुना गया। तो नाम क्या है उनका? लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा। लुइज
इनासियो लूला डा सिल्वा ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं और इन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण करी है और इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होगा? 4 वर्ष तक होगा। 4 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। अब आपको बताना है कि यूएसए के प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है, और वर्तमान में यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है। चलिए अब हम ब्राजील में ही देख रहे हैं तो गेराल्डो अल्कमीन ब्राजील के उपराष्ट्रपति पद के रूप में इन्होंने अभी शपथ ली है, तो यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब हम ब्राजील के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ज्योग्राफी का भी अध्ययन करते चले करंट के साथ साथ, तो ये बेहतर होगा कि जहां से संबंधित प्रश्न है उससे संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उनका भी हम अध्ययन करते चले। तो चलिए देखते क्या है। ब्राजील क्षेत्रफल में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राजील, ठीक है। भारत दुनिया का किस क्रम पे सबसे बड़ा देश है, इसका उत्तर आप हमें बताएंगे। और इससे पहले 4 बड़े देश कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहले पे रसिया है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चाइना है और चौथे पे कौन है? यूएसए है, ठीक है। ये 4 देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील विश्व में 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा बड़ा देश है, ये आप हमें बताएंगे। चलिए कमेंट में। अब देखिए, अगर हम ये बात करें ब्राजील कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ब्राजील स्थित है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ब्राजील स्थित है और यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लगभग आधे हिस्से, मतलब लगभग 50% हिस्से को यह क्या करता है? कवर करता है। लगभग कितने को? लगभग 50% हिस्से को यह कवर करता है। लगभग 50% हिस्से को यह कवर करता है। चलिए अगर हम आगे देखें तो ब्राजील में अमेजन वर्षावन है, ब्राजील में भी स्थित है, ठीक है। ब्राजील में अमेजन वर्षावन का 60% हिस्सा ब्राजील में ही है। 60% हिस्सा अमेजन वर्षावन का ब्राजील में स्थित है। अब बाकी के 40% हिस्सा अमेजन वर्षावन के कहां कहां विस्तारित हैं, ये आप हमें बताएंगे। देखिए सारा कुछ एक अच्छा शिक्षक वह नहीं होता कि जो सबसे अच्छा उत्तर बताता है। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो सबसे अच्छा प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए और इसका उत्तर आप हमें बताएंगे कि एक देश तो हमने बता दिया कि ब्राजील है, जो कि 60% हिस्सा अमेजन वर्षावन का कवर करता है। बाकी के 40% हिस्सा कौन कौन से देश कवर करते हैं आप बताइए। हम तो बताएंगे ही आगे कभी, ठीक है। चलिए अगर आप नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे। चलिए, अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा या पृथ्वी के फेफड़ा की उपमा दी जाती है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का फेफड़ा की उपमा दी जाती है। क्यों दी जाती है यह भी आप देखिएगा, यह भी आप सर्च करिए कि क्यों दी जाती है। जब आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो और वहां पे अगर आपको कुछ समझ में न आए, तो बुक पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि हम अंडरलाइन करने की बजाय अगर कुछ समझ में न आए तो वहां पे हम क्या लगाएं? क्वेश्चन मार्क लगाएं, ठीक है। और उसको ढूंढें। निश्चित तौर पर एक बार अगर आप ये ढूंढ लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। और जहां पे जो चीज नहीं समझ में आता है, सबसे आसान चीज, सबसे सरल भाषा में अगर हम ये देखें कि जो चीज हमें नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है। अगर हम ब्राजील के राजधानी की बात करें आगे, तो इसकी राजधानी है ब्राजीलिया। इसकी राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। और ब्राजील की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है ब्राजीलियाई रियाल। इसकी मुद्रा क्या है? ब्राजीलियाई रियाल, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कौन सा टॉपिक है? आगे है विरासत का दूसरा चरण अभी संपन्न हो रहा है नई दिल्ली में। प्रश्न का उत्तर ही हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या है फिर भी देखते हैं। प्रश्न क्या है? अभ्यास जरूरी है। विरासत एक जो साड़ी महोत्सव है वह इसका आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? विरासत साड़ी महोत्सव का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो देखिए विरासत 2 चरणों में संपन्न हुआ। दूसरा चरण अभी हो रहा है, पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो रहा है, अभी संपन्न हो रहा है, ठीक है, 3 जनवरी से। तो देख लेते हैं। अगर हम विरासत जो ये साड़ी महोत्सव है, अगर हम इसके पहले चरण की बात करें तो यह 16 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2022 तक चला।
और इसका जो दूसरा चरण है यह 3 जनवरी 2023 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक यह चलेगा। ठीक है, प्रश्न कहां संपन्न हुआ? ठीक है, तो यह कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, क्या है यह विरासत? असल में क्या है? तो विरासत साड़ी महोत्सव है। साड़ी महोत्सव है, एक साड़ी महोत्सव है जिसमें हाथ से बुनी हुई भारत की 75 साड़ियों का यह उत्सव है। मतलब हाथ से बुनी हुई 75 साड़ियों का यह उत्सव है। और इसका 75 ही क्यों? सबसे बड़ी बात ये 75 ही क्यों? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, फ्रीडम एक्ट 75, उसी से प्रेरित होते हुए यहाँ पे 75 साड़ियों का उत्सव यह आयोजित किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव इसका प्रेरणा स्रोत है। आगे देखते हैं इसमें। अब इसका आयोजक कौन है? जाहिर सी बात है, साड़ी एक कपड़ा है और यह केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय इसका आयोजक है। और चूंकि शादियों का मौसम है और साड़ियां लगभग प्रत्येक महिला को प्रिय होती है। ठीक है, तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय इसका आयोजक है। उद्घाटन किसने किया था? ध्यान देने वाली बात है कि आयोजक केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय है, जबकि उद्घाटन इसका वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किया था। कब? 16 दिसंबर को। पहला चरण आरंभ हुआ था 16 से 30 दिसंबर तक हुआ था, उसी क्रम में। अब देखिए इसका सोशल मीडिया हैशटैग क्या है? माई साड़ी माई प्राइड। माई साड़ी माई प्राइड इसका सोशल मीडिया हैशटैग है। हैशटैग का जमाना है। ठीक है, तो यह भी देखना जरूरी है, जमाने के साथ आगे बढ़ना है। इसका उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो कई वर्षों से, कई सैकड़ों वर्षों से या हजारों वर्षों से हमारे यहाँ साड़ियाँ बन रही हैं। ठीक है, तो इस आयोजन का उद्देश्य यह है कि जो सदियों पुरानी साड़ी बनाने की कला है, हस्तशिल्प की वो जो कला है, वो जो परंपरा है, उसको नए सिरे से भारत का, न केवल भारत का बल्कि विश्व का उस पर ध्यान आकर्षित करना, जिससे कि उसका क्या हो सके, उनकी बिक्री हो सके, उनका निर्यात बढ़ सके, लोग उसको अधिक से अधिक मात्रा में खरीद सके। जब लोग अधिक से अधिक मात्रा में खरीदेंगे तो ये जो साड़ी बुनकर हैं उस समुदाय की आय में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। ठीक, आगे चलते हैं। इस दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की श्रृंखला की योजना बनाई है। कुछ गतिविधियां आयोजित होंगी, योजना बनाई गई है, उस पर ध्यान देना जरूरी है, उसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न मिलान करने के लिए प्रश्न पूछ सकता है। अब कैसे प्रश्न पूछेगा मैं अंतिम में बताऊंगा। पहले हम लोग देख सकते हैं। देखिए, ये जो विरासत है, ये विरासत कार्यक्रम का, ये गलती से नहीं लिखा गया, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये गलती से लिखा गया है। ठीक है, ये विरासत जो है इस योजना का नाम है। ठीक है, इस योजना का नाम है। उसके बाद लिखा गया विरासत का उत्सव। उसके अंतर्गत ये क्या है? हथकरघा साड़ियों का क्यूरेटेड प्रदर्शन। हथकरघा साड़ियों का क्यूरेटेड प्रदर्शन। अब दूसरा क्या है? विरासत एक धरोहर। बुनकरों द्वारा साड़ियों की सीधी खुदरा विक्रेती। बुनकरों द्वारा साड़ियों की सीधी खुदरा विक्रेती। ठीक है, विरासत के धागे, करघे का सीधा प्रदर्शन। करघे का सीधा प्रदर्शन। विरासत कल से कल तक। ठीक है, विरासत कल से कल तक मतलब बीते हुए कल से आने वाले कल तक। ठीक है, विरासत कल से कल तक, यस्टरडे टू टुमारो। चलिए, साड़ी और टिकाऊपन पर कार्यशाला और चर्चा। साड़ी और उसके टिकाऊपन पर कार्यशाला आयोजित करना और उस पर चर्चा करना। चलिए, अगला जो कार्यक्रम है, अगला जो गतिविधि है, विरासत नृत्य संस्कृति। भारतीय संस्कृति के प्रसिद्ध लोक नृत्य होंगे। इन साड़ियों को पहनकर भारतीय संस्कृति के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य जो प्रसिद्ध हैं उनका आयोजन किया जाएगा। अब देखिए, प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है कि विरासत साड़ी महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करिए। एक बार एक तरफ ये दे देगा, अगर मैं इसको बना दूं, हल्का इसी में बस बता दे रहा हूं। ठीक है, एक तरफ आपका ये दे देगा, मान लीजिए ये दे देगा। ठीक है, 1 2 3 4
ये दे देगा, ठीक है, एक तरफ आपका ये दे देगा और दूसरी तरफ ये दे देगा। विरासत का उत्सव, अब आपको ढूंढ कर ये लगाना होगा कि नहीं ये है इसका उत्तर, हथकरघा साड़ियों का क्यूरेटेड प्रदर्शन ये है। विरासत के धागे के अंतर्गत किसका कौन सुमेलित होगा, तो ये होगा। इस तरीके से आपको ढूंढ के लगाना होगा, इस तरीके से सूची सुमेलित करने के लिए दे सकता है परीक्षा में, तो ध्यान रखना जरूरी है। अब आगे चल देते हैं, देख लेते हैं और कुछ। देखिए इसमें बहुत सारे राज्यों के साड़ियों को शामिल किया गया है, लेकिन हम कुछ एक राज्यों को उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश उदाहरण के तौर पर केवल लिया गया, पक्षपात नहीं किया जा रहा है किसी के साथ, ठीक है, केवल उदाहरण के तौर पर लिया गया है। और यह PIB, कलर चेंज कर लूं, यह जो है ये PIB, ठीक है, PIB के वेबसाइट पर पूरे राज्यों की सूची दी है और उनसे संबंधित प्रमुख साड़ियों की किस्मों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वहां से बहुत बस केवल उदाहरण के लिए लिया गया है। तो जैसे जम्मू कश्मीर की साड़ी कौन सी है, पश्मीना साड़ी है। उत्तर प्रदेश PCS के लिए महत्वपूर्ण है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए बिहार, मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण किस्में साड़ियों की हैं, यह ललितपुरी साड़ी है, बनारस ब्रोकेड है, जंगला है, तंचोई है, कटवर्क है और जामदानी है। ये साड़ियों का प्रकार है। साड़ियों की कई साड़ियों का नाम हमने खुद पहली बार सुना, ठीक है, तो आप भी जानिए, इसके बारे में पढ़िए, ढूंढ कर पढ़िए, ठीक है। अब हम बिहार की बात करें तो बिहार में भागलपुरी सिल्क साड़ी और 52 बूटी साड़ी, ये बिहार की फेमस साड़ियां हैं जिनका इसमें प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर हम देखें तो माहेश्वरी साड़ी और चंदेरी साड़ी, माहेश्वरी साड़ी और चंदेरी, माहेश्वर और चंदेरी दोनों भारतीय इतिहास से संबंधित है। माहेश्वर किस लिए फेमस है, ठीक है, ये निम्न पाषाणकालीन स्थल है माहेश्वर, ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। और चंदेरी मैं हल्का बता दूं, ये मध्यकाल में ये फेमस हुआ किसी एक युद्ध के कारण, ठीक है, मतलब था तो पहले भी, लेकिन ये पाषाण काल के कारण फेमस है और ये मध्यकालीन एक युद्ध के कारण फेमस है। आप दोनों बताइएगा कि ये किस लिए फेमस है और ये किस लिए फेमस है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें भी सूची सुमेलित करने के लिए दे सकता है, जिस प्रकार से हमने पहले देखा उसी प्रकार से इसमें भी सूची सुमेलित करने के लिए दे सकता है। तो थोड़े साड़ियों का नाम याद रखिएगा, या आपका कोई प्रिय कोई महिला होगी तो अगर आपका संभव होगा तो आप वो साड़ी उनको गिफ्ट करिएगा, तो वो कम से कम वो साड़ी तो याद रह जाएगी आपको जीवन भर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ। अभी कल हमने साइंस कांग्रेस देखा था, आज भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस देखते हैं, आयोजन कहाँ हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कहाँ हुआ भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस, यह कन्नूर कहाँ है, केरल में है, ठीक है। यहाँ पे आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया, अगर हम देखें तो पिनाराई विजयन ने किया। ये केरल के मुख्यमंत्री है, पिनाराई विजयन, ये केरल के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इसके साथ अगर हम केरल के बारे में देख रहे हैं तो आप हमको बताइएगा केरल सबसे अधिक जो है साक्षरता कहाँ पे है, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता, सबसे अधिक महिला साक्षरता और कितने प्रतिशत है, ठीक है, आप हमको उत्तर बताइएगा। चलिए कब से कब तक हुआ, 1 से 3 जनवरी की अवधि 2023 तक हुआ, 1 से 3 जनवरी की अवधि 2023 में। इसका आयोजक कौन रहा, पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल, पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल इसका आयोजक रहा। और मेजबान कौन है, मेजबान कन्नूर विश्वविद्यालय, केरल का कन्नूर विश्वविद्यालय। अगर हम एक फैक्ट और देखें तो हाल ही में केरल का धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र, जो कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी का निर्वाचन क्षेत्र है, वह भारत का पूर्ण पुस्तकालय वाला क्षेत्र बन गया है। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारे लिए स्मार्ट कार्यक्रम। तो प्रश्न क्या पूछ सकता है कि स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है, स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि स्मार्ट कार्यक्रम का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है। तो इसका जो नाम है ये हमने
लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, ये इसका पूरा नाम है स्मार्ट कार्यक्रम का। इसको लॉन्च किसने किया है? इस कार्यक्रम को लॉन्च किसने किया है? तो NCISM भारतीय चिकित्सा प्रणाली और किसने किया है? CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज द्वारा यह संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे इसका नोडल मंत्रालय कौन है? महत्वपूर्ण तथ्य है। नोडल मंत्रालय कौन है? तो नोडल मंत्रालय आयुष मंत्रालय है। जहां पे आयुर्वेद की बात आए समझ जाइए यह आयुष मंत्रालय है। ठीक है, आयुष मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पहली बार आयुष मंत्रालय अस्तित्व में कब आया था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, एक फैक्ट हम लोग और देखते हैं कि प्रतिवर्ष भारत में 23 अक्टूबर की तिथि जो होती है, तारीख जो होती है, वह राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस 23 अक्टूबर को हम भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और केंद्रीय आयुष मंत्रालय के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्थापना अगर हम देखें तो 9 नवंबर 2014 को हुई थी। 9 नवंबर 2014 को केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य के लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय स्थापित किया गया? तो पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करना। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करना। प्राचीन काल से ही भारत में अगर हम बात करें तो आयुर्वेद एक महत्वपूर्ण, वो जैसे अथर्ववेद का एक उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, तो वहां से क्या है कि इसकी आयुर्वेद की शुरुआत हुई। ठीक है, आयुर्वेद की शुरुआत वहां से हुई। अब देखिए तमाम ऋषि रहे, जैसे शौनक हो गए, तमाम ऐसे ऋषि रहे। ठीक है, तमाम ऋषि रहे जो कि आयुर्वेद के ज्ञाता थे। तो उनके ज्ञान को, जैसे चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, ठीक है, उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, उनके ज्ञान को जीवित रखने के लिए, ठीक है, यह इसका उद्देश्य है, पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है। यह आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी के क्षेत्र में चिकित्सा और अनुसंधान पर केंद्रित है। ठीक है, और अगर हम वर्तमान मंत्री की बात करें, वर्तमान आयुष मंत्री की बात करें, तो वर्तमान आयुष मंत्री कौन है? तो वर्तमान आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास है, प्रश्न है, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अब ये प्रश्न क्यों आया? क्योंकि अभी हाल ही में 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। संदर्भ ये है, 65वां स्थापना दिवस मनाया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि डीआरडीओ अभी अपनी गतिविधियों के लिए ये क्या है, अभी मतलब कई इसने मिशन किए जाने हैं डीआरडीओ के अंतर्गत। रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में तमाम कार्य हो रहे हैं नवीन, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम अगर डीआरडीओ के बारे में बात कर लें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में बात कर लें, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना। भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। अगर हम इसके नोडल मंत्रालय की बात करें तो इसका नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है। और कई बार अध्यक्ष पूछा जाता है, इसलिए हमने इसे प्रश्न में शामिल किया है। तो इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष समीर वी कामत जी है। समीर वी कामत जी इसके अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आज की ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। ये महोदय
आपको थैंक यू बोल रहे हैं, इनके थैंक यू का जवाब आप हमें सब्सक्राइब करके दे सकते हैं और अपने अच्छे अच्छे सुविचार, प्रेरणादायी विचार हमें कमेंट बॉक्स में करके इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इस कार्यक्रम को कैसे अच्छा बनाया जा सके, इस कार्यक्रम की रूपरेखा और बेहतरीन कैसे हो सके, आप हमें सूचित करें। जय हिंद, जय भारत।